हेलो स्टूडेंट, तो आज हम देखेंगे अध्याय 7 पी ब्लॉक के तत्वों का बहुत ही मस्त नोट्स जो कि इसमें हर लाइन विशेष है, बहुत ही खास है, सब वीवीआई है, इसलिए हर लाइन को ध्यान से देखते चलिएगा, इसे नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पी ब्लॉक के तत्व में पहले भी वर्ग 15 से शुरू किया गया है। वर्ग 13, 14 जो है 11 क्लास में बताया जा चुका है, इसलिए यहाँ पे वर्ग 15 से शुरू है। तो यहाँ पे वर्ग 15 के तत्वों के बारे में जानकारी है, ये सब वीवीआई है। यहाँ से प्रश्न उठा दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। फिर पहला होता है इनके बारे में उपलब्धता, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उपलब्ध हैं। तो N2 का मात्रा दिया है, ये भी वीवीआई है जो एग्जाम में पूछ देता है, सबको ध्यान रखते चले। फिर आगे और भी पॉइंट्स हैं, अब आगे देखिए। फिर यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है उसके बारे में। तो इसमें वीवीआई क्या है, यही वाला बात, उनका विन्यास NH2 NP3 होता है, बाह्य विन्यास सबसे बाहर में, और ये सारे विन्यास वीवीआई हैं, इसलिए याद रखें इन सभी को, ठीक। फिर यहाँ पे आ गया परमाणु और आयनिक त्रिज्या, तो यहाँ पे अब इसको देखिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे चौथा है आयनन विभव, ये भी बहुत ही वीवीआई है, इसमें ये लाइन वीवीआई है भाई, वर्ग में नीचे जाने पर आकार बढ़ने के साथ साथ आयनन एंथैल्पी का मान भी घटता है, नीचे आने पर घटता है, यानी इनमें से सबसे ज़्यादा आयनन एंथैल्पी किसका होगा, n का, सबसे कम किसका होगा, यहाँ से एग्जाम में उठा देगा। हो सकता है इन तत्वों को ना देकर कुछ अलग तत्व दे दे, इसलिए ध्यान दें, नियम ध्यान दें, ये नियम बहुत ही वीवीआई है। फिर आ गया विद्युतात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, तो इसका भी थ्योरी याद रखें, ठीक। सबसे ज़्यादा महत्व है थ्योरी किसका, विद्युतात्मकता सबसे अधिक होगा, नाइट्रोजन का। और फिर एक और भी है जिसमें आप जानते होंगे फोन, FON, F का ज़्यादा होता है, फिर O का, फिर N का। फिर आ गया नंबर 6 भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब होता है आँख से देखने में वो कैसे है, ना ठोस है, द्रव है या गैस है, या रंग रूप कैसा है। तो जो आँख से देखने पर नज़र आता है उसी को भौतिक गुण कहते हैं, ठीक। केमिकल रासायनिक गुण किसे कहते हैं, जो आँख से देखने पर नहीं नजर आता बल्कि उसको प्रयोगों से देखने पर पता चलता है, प्रयोग करके पता करते हैं, उसे रासायनिक गुण कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे विशेष बात है कि भाई N2 गैस रहता है, बाकी सब ठोस अवस्था में पाते हैं, ये सब वीवीआई लाइन है, ध्यान रहे। फिर आगे देखते हैं। अब ये आ गया 7वां रासायनिक गुण, पी ब्लॉक का रासायनिक गुण, और इसमें एक एक लाइन विशेष है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए सभी लाइनों को ध्यान से देखें, क्योंकि केमिस्ट्री में हर लाइनों का एक विशेष महत्व होता है, उनको ध्यान से देखेंगे तभी आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आएगा, ठीक। और जो ज़्यादा विशेष है एग्जाम के लिए, मैं उसको वीवीआई लगा ही दे रहा हूँ। अब ये लास्ट वाला लाइन बहुत ही वीवीआई है कि नाइट्रोजन की संयोजकता है वो है 4 तक की होती है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि 4 ही कक्षक भाग ले पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं भाग ले पाते हैं। आगे देखिए। फिर यहाँ पर उसी के बारे में थोड़ा सा और है, बाकी में क्या होता है कि द्विकक्षक होते हैं, इसलिए उनकी संयोजकता बढ़ सकती है, यही विशेष बात है, ध्यान देने योग्य। अब आ गया नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार, नाइट्रोजन सबसे अलग व्यवहार क्यों दिखाता है, ठीक, नया हेडिंग है। तो यहाँ पे 3 कारण दिए गए हैं, 4 कारण दिए गए हैं। फिर अब मैं इन सबको पढ़ा भी रहा हूँ, मतलब इनका एक एक करके टॉपिक का वीडियो भी बना रहा हूँ। 4 अध्याय तक मैंने अभी डाला है, फिर धीरे धीरे 5, 6, 7, 8 सब डाल दूंगा। अभी मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ ताकि आपका काम एग्ज़ाम के अनुसार, आप एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आप अपने नोट्स से तैयारी कर लें। हाँ, नोट्स का फ़ायदा आपको तभी होगा जब आप पिछले साल का पेपर हल करेंगे, पिछला साल का पेपर ज़रूर मंगा के हल करें। आपको नोट्स बनाना है तो आप बनाइए ज़रूर, नहीं बनाना चाहते हैं तो पिछला साल का पेपर ज़रूर हल कीजिए। फिर आगे देखिए, फिर यहाँ पे भी है कुछ बातें, उसको नोट कर लीजिए। फिर ये है, हाँ यहाँ तक। अब आ गया नया हेडिंग, तो ये क्या है, तो ये है कि वर्ग 15 के तत्वों का विभिन्न तत्वों के साथ क्रियाशीलता, उसमें हाइड्रोजन आएगा, फिर हैलोजन आएगा, फिर अन्य तत्व आएंगे,
तो यहाँ पे हेडिंग लगाना होगा तो लगा सकते हैं कि वर्ग 15 के तत्वों का विभिन्न तत्वों के साथ क्रियाशीलता। क्या चूँकि चूँकि नहीं गलती बोल रहे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन का पढ़ रहे हैं ना, तो नाइट्रोजन का हम असामान्य व्यवहार पढ़ रहे हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे हेडिंग कि नाइट्रोजन का विभिन्न तत्वों के साथ क्रियाशीलता। और तब पहला हेडिंग हो गया हमारा हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। ठीक, तो यहाँ पे लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, हेडिंग लगा सकते हैं। अब आगे देखिए, तो यहाँ पे ये इस बात को लिख लीजिए। फिर अभी जो हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता होता है, जो हाइड्राइड बने हैं, जो बने हैं इनको हाइड्राइड कहा जाता है। अब इनका गुण देखेंगे, तो हाइड्राइडों के जो गुण हैं वो बहुत ही वीवीआई हैं सबके सब। ठीक, इसलिए सभी को ध्यान से देखें। अब एक बात और कि मैं वीवीआई कितना भी लगा दूं, आप इसको कितना भी पढ़ लें, इसका महत्व आपको नहीं समझ में आएगा जब तक आप पिछला साल क्वेश्चन नहीं देखेंगे। इस पे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, जब आप पिछले साल का क्वेश्चन देखेंगे तब आपको इस लाइन का महत्व समझ में आएगा और उपयोग भी समझ में आएगा, और आंसर बनाने भी आपको आ जाएगा कि क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, तो ज़रूर देखें पिछला साल का पेपर, छोड़े नहीं। फिर यहाँ से इन बातों को देखिए। नीचे जाने पर क्षारकता घटती है, अपचय गुण घटता है, बढ़ता है, सब दिया है। फिर क्वथनांक, क्वथनांक ये बहुत ज़्यादा वीवीआई है। पीएच3 का क्वथनांक NH3 से अधिक होता है, फिर बाकी घटते जाता है। आगे देखिए, फिर तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो NH3 का ज़्यादा क्वथनांक pH3 से, उसके बाद बाकी का क्वथनांक बढ़ते जा रहा है। फिर यहाँ पे ये भी दिखाया है कि BiH3 का इनका जो है इससे अधिक होता है, इसका इससे अधिक होता है। आप सिंपल सा इस पर ध्यान मत दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए कि NH3 का pH3 से ज़्यादा होता है, बाकी घटते जाता है, नहीं बढ़ते जा रहा है ना, बढ़ते जा रहा है। ये इस तरह बता रहा है कि इसका इससे ज़्यादा है ना, ये बता रहा है ये वाला चिन्ह कि इसका इससे ज़्यादा क्वथनांक है। तो NH3 का क्वथनांक pH3 से ज़्यादा होता है, बाकी वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ते जाता है। ऐसा क्यों? इसका कारण यहाँ पे दिया है, कारण को देख लीजिए। ठीक, अभी मैंने डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि मुझे अभी केवल नोट्स बताना है। जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल में समझाऊंगा। अब हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता देख लीजिए। हाइड्रोजन के प्रति हो गया है, हैलोजन के प्रति, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखना चाहिए था, यहाँ पे लिख लीजिए ऑक्सीजन, क्योंकि सब ऑक्सीजन से जुड़ा है ना। ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता कर लीजिएगा इसको। फिर यहाँ पे लिख लीजिए, ये सब वीवीआई है, ध्यान रहे। फिर आगे देखते हैं, इस बात को नोट कर लीजिए, ये वाला लाइन बहुत ही वीवीआई है, तो इसको भी ध्यान रखिए। फिर आ गया हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता। हैलोजन यानी वर्ग 17 के तत्वों के साथ क्रियाशीलता, तो ये भी वीवीआई है, इसमें बहुत ज़्यादा ये वाला वीवीआई है, ध्यान रहे। तो इसका महत्व तब समझ में आएगा जब आप पिछला साल का क्वेश्चन देखेंगे ना, तब आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। फिर आगे देखिए, और भी विशेष बातें हैं, ठीक, नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे अब अगला है धातुओं के प्रति क्रियाशीलता, इसको भी नोट कर लीजिए। हम नाइट्रोजन के विभिन्न यौगिक के बारे में जानेंगे। तो पहला आता है डाई नाइट्रोजन यानी N2, तो एक एक करके विशेष रूप से मैंने लिखा है, बहुत ही आसान करके, तो इस बात को देख लीजिए। फिर विरचन आएगा, फिर आप आगे देखिए। फिर यहाँ पे भी है कुछ, इसे भी लिख लीजिए। फिर यहाँ पे आ गया डाई नाइट्रोजन के गुण। तो रासायनिक और भौतिक दो गुण होते हैं, लेकिन मैंने भौतिक रासायनिक दोनों एक ही में लिख दिया क्योंकि कोई फायदा नहीं अलग अलग लिखने से, और ये बहुत कुछ पूछता भी नहीं भौतिक गुण में, रासायनिक गुण में ही कुछ कुछ पूछता है, इसलिए ध्यान रहे। तो यहाँ पे भी कुछ विशेष बातें हैं भाई, इन सबको ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे भी एक विशेष बात दिया है, वीवीआई बात, ठीक, इन सबको ध्यान देते रहिएगा। फिर आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर भी है, इसको नोट कर लीजिए।
फिर यहाँ पे अमोनिया का निर्माण दिया है। फिर आगे हम लोग देखेंगे डाई नाइट्रोजन का उपयोग। ठीक, ये सारे मैंने एनसीईआरटी बेस्ड बनाए हैं नोट्स, यानी एनसीईआरटी के हिसाब से ही बनाए हैं। ठीक, और बहुत ही शॉर्ट नोट्स है, और बहुत सभी लाइनें इसमें सब भी आई है एग्जाम के दृष्टि से। ठीक, फिर आगे देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे आ गया दूसरा नाइट्रोजन का यौगिक अमोनिया। इसका भी सूत्र है, संरचना है, विरचन है। फिर हैबर विधि से बनाया जाता है अमोनिया को, तो ये पूछ देता है विरचन। ठीक ना, विरचन बहुत ज़्यादा पूछता है। फिर यहाँ पे और भी है, फिर आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हैबर प्रक्रम दिया है, तो यहाँ से याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ लेगा हैबर प्रक्रम क्या है या अमोनिया का निर्माण कैसे किया जाता है हैबर प्रक्रम से। तो यहाँ पे कुछ सिद्धांत लिखेंगे, अब वो छोटा सा सिद्धांत है। फिर यहाँ पे एक चित्र बना देंगे अमोनिया के उत्पादन के लिए, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आपको समझ में आ रहा है तो बना लीजिए, नहीं आप किताब से भी इसको बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे आ गया अमोनिया के गुण, तो अब हेडिंग लगा लीजिए। और यहाँ पे ये वाला दूसरा वाला भी आई है बहुत ज़्यादा। ठीक, फिर आगे इस बात को नोट कर लीजिए, कुछ समीकरण है यहाँ पे, फिर और भी है यहाँ पे, इन सबको नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए, फिर यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया लाइन दिया है, NH3 कैसे एक लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। वही NH3 पे नाइट्रोजन पे होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पेयर, वो दान कर सकता है इस कारण से। फिर यहाँ पे और भी एक विशेष बात है, पॉइंट करके आप इसे लिख लीजिएगा, सब पॉइंट कर करके है कि कैसे कैसे संकुल यौगिक बनाता है अमोनिया, और यहाँ पे ये संकुल यौगिक आपको एग्जाम में दे सकता है। ठीक, इस बात को नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे आ गया अमोनिया का गुण नहीं उपयोग, तो इसको भी नोट कर लीजिए। फिर अब आ गया नया हेडिंग नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यानी नाइट्रोजन के यौगिक में ये आ गया नाइट्रोजन के ऑक्साइड। जो ऑक्साइड है नाइट्रोजन के, यहाँ से ज़्यादातर उनका ऑक्सीकरण अवस्था ही पूछता है ON, तो इस पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे आप। फिर निर्माण विधि भी लिखा है, फिर आगे देखिए। फिर यहाँ पे इनका गुण भी दिया है, फिर संरचना भी दिया है। फिर आ गया दूसरा यौगिक NO, उसके बारे में भी सूत्र, संरचना, ऑक्सीकरण संख्या, निर्माण विधि। फिर आ गया तीसरा यौगिक, उसको भी देख लीजिए। फिर आगे देखते हैं, तो यहाँ पे उसका सूत्र, संरचना और अनुनाद संरचना खींच दिया है मैंने। फिर ऑक्सीकरण संख्या है, फिर निर्माण विधि भी है शॉर्टकट में। ज़्यादातर आप ON पे फोकस कीजिए, ऑक्सीकरण संख्या पे। फिर इन बातों को भी नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पे अब आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे आ गया डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4, इसको भी लिख लीजिए। फिर निर्माण विधि दिया है। फिर यहाँ पे डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, PBI क्या है इसमें भाई साहब, ऑक्सीकरण संख्या ही ज़्यादातर PBI है। ठीक, फिर आगे अगला, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर इधर भी नोट कर लीजिए, ये सब नोट कर लीजिए। फिर आगे आ गया नया नाइट्रिक अम्ल, ये बहुत ज़्यादा PBI है। ठीक, सूत्र पूछ लेता है, सूत्र भी इसका PBI है। फिर आगे संरचना खींचेंगे, फिर आगे देखिए क्या करेंगे। फिर यहाँ पे ऑक्सो अम्ल दिया है उसका। फिर विल्सन में सबसे ज़्यादा पूछता है ओस्टवाल्ड विधि, तो अब दूसरा वाला PBI है ओस्टवाल्ड विधि पूरा, कि कैसे नाइट्रिक अम्ल का ओस्टवाल्ड विधि से उत्पादन किया जाता है। ठीक, तो इसे ही लिखिएगा ओस्टवाल्ड विधि को ही, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे देख लेते हैं, और इस बात को नोट कर लीजिए। अब आ गया इसका गुण, इसमें भौतिक रासायनिक दोनों लिखा है मैंने एक ही साथ। यहाँ पर ये बात बहुत ही ज़्यादा PBI है। फिर ये बात भी बहुत ही PBI है, ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है, फिर प्रबल अम्ल भी होता है। फिर सोना और प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुओं को छोड़कर
क्या करता है, बाकी के साथ अभिक्रिया करता है, यानी सोना से नहीं करता और प्लेटिनम से नहीं करता, ध्यान रहे ये बात। फिर कुछ धातुओं क्रोमियम, एल्युमिनियम, ये भी इसमें विलय नहीं होती, ये भी वीबीआई है, ये सब भी अभिक्रिया नहीं करती नाइट्रिक अम्ल से, ठीक, इस बात को भी ध्यान रहे। फिर अब आगे देखिए, फिर यहाँ पे इस बात को नोट कर लीजिए, यह अभिक्रिया दिया है। अब आ गया नया नाइट्रिक अम्ल का उपयोग, नया नहीं है उसी का है, यहाँ पे भी लिख लीजिए। अब नया आ गया फास्फोरस के अयस्क, यानी नाइट्रोजन के बाद जो फास्फोरस होता है ना, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, नाइट्रोजन के नीचे उसके बाद वर्ग में आता है फास्फोरस। बस यही दो को जानना, एक नाइट्रोजन एक फास्फोरस, उसके बाद के तत्वों के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया, वो सब आगे की क्लासों में देखा जाएगा। तो अब पहला होता है श्वेत फास्फोरस। फास्फोरस के अपरूप से शुरू किया है, अपरूप मतलब उसके दूसरे रूप कौन कौन से हैं, अपरूप दूसरे रूप। तो फास्फोरस कई रूपों में मिलता है, श्वेत फास्फोरस, जिसका सूत्र, फास्फोरस का सूत्र ज़्यादातर पूछ लेता है, संरचना नहीं पूछता, लेकिन यहाँ से भी सवाल आ जाएगा, ठीक, ध्यान रहे। अब आगे देखते हैं। फिर आ गया इसका गुण, तो गुण को नोट कर लीजिए। और यहाँ पे लास्ट में बहुत ही वीबीआई बात है, वो है कि ये जो लिखा है इस बात को नोट कर लीजिए, यहाँ से भी एग्जाम में आ जाता है। फिर आ गया लाल फास्फोरस, दूसरा अपरूप, इसको भी लिख लेते आगे। तो यहाँ पे उसका सूत्र दिया है, सूत्र सभी का एक ही होगा, P4। संरचना कुछ इस प्रकार होता है, चतुष्फलकीय श्रृंखला बनाता है। फिर आ गया विरचन कैसे बनाया जाता है। फिर आ गया गुण, गुण नोट कर लीजिए, गुण सारे जो मस्त है बात है उसको मैं वीबीआई लगा दे रहा हूँ, बाकी भाई नोट करना जरूरी है तो नोट कीजिए आगे। फिर आगे आ गया काला फास्फोरस, इसका विरचन, इसका भी सूत्र वही होगा, P4। संरचना के बारे में नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग ही है, क्योंकि ये दो प्रकार का होता है, अल्फा बीटा, तो इनके बारे में जानकारी है। फिर गुण है, हाँ यहाँ पे गुण है, इस बात को नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं हम लोग। फिर आ गया बीटा काला फास्फोरस। फिर अब नया हेडिंग आ गया फास्फीन, इसका सूत्र, फिर संरचना, ये दोनों वीबीआई है। फिर आगे विरचन आ गया, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं, इस बात को भी नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पे गुण है, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पे और भी है, हाँ अब आगे देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे और भी गुण है, इनको भी नोट कर लीजिए। उपयोग आ गया अब फिर आ गया नया हेडिंग फास्फोरस के हाइलाइट, ठीक, इनमें सबसे ज़्यादा वीबीआई है यही PCl3, इसलिए इस पर स्टार लगा दिया क्योंकि यहीं से ज़्यादातर सवाल आएगा। फिर आगे देखिए, फिर आगे है PX5 प्रकार का भी बनाता है, PX3 और PX5 प्रकार का हाइलाइट बनता है। फास्फोरस 2 प्रकार का हाइलाइट बनाता है, तो इसमें भी ज़्यादा वीबीआई है यही PCl5, क्योंकि इसी को पढ़ना है हमें इसमें, इसलिए इसके ऊपर भी स्टार लगा दिया हमने। अब पहला पढ़ेंगे हम लोग फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 के बारे में, सब वीबीआई है पूरा, इसका सूत्र भी वीबीआई है। फिर संकरण, इसका संकरण Sp3 होता है, याद रहे। फिर यहाँ पे विरचन, फिर यहाँ पे आगे देखिए गुण आ गया, इसका गुण देखते हैं, गुण में ही वीबीआई मिलेगा। फिर यहाँ पे भी कुछ गुण है, इनको नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका भी सूत्र वीबीआई है। फिर संरचना भी है, और संरचना याद रखें, त्रिकोणीय द्विपिरामिडल होता है। फिर विरचन, और फिर आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे इसके रासायनिक गुण भी है, अरे गुण भी है, इसमें दोनों है, भौतिक और रासायनिक दोनों लिखा है एक ही साथ। फिर यहाँ पे लिख लीजिए इन सभी बातों को। अब आगे देखते हैं हम लोग, हाँ ये बात वीबीआई है, ये वाला भाई PCl3 या PCl2 में बदल जाता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। फिर आगे आ गया उपयोग, इस बात को भी नोट कर लीजिए।
फिर नया हेडिंग आ गया फास्फोरस की ऑक्सो अम्ल। ये बहुत ज़्यादा वीवीआई है। यहाँ से सूत्र पूछता है, उनका संरचना पूछता है, और ये कभी कभी ये भी पूछ देता है कि पी बॉन्ड ओ की संख्या कितनी है, पी एच की संख्या कितना, पी बॉन्ड ओ एच की संख्या कितना है, ठीक ना, ये सब की संख्या कभी कभी पूछता है बाय मिस्टेक। फिर आगे देखिए, हाँ, इनका ऑक्सीकरण संख्या ज़्यादातर पूछ लेता है, इसलिए इस बात को ध्यान रखें, ऑक्सीकरण संख्या विल्सन नहीं पूछता। फिर आगे ऑर्थोफॉस्फोरस यानी फास्फोरस, ये ज़्यादातर पूछ लेता है इसके बारे में। फिर इसका ऑक्सीकरण संख्या, इस पर विशेष ध्यान देना है, फिर संरचना पे भी ध्यान देना है, ये सब भी पूछ लेता है, ये सब ज़्यादा काम आएंगे आपको। फिर यहाँ पे विल्सन दिया है। फिर आगे ऑर्थोफॉस्फोरस, ये भी बहुत वीवीआई है, इसका भी ऑक्सीकरण संख्या सूत्र पूछ लेता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक। फिर आगे इसका संरचना है, संरचना भी पूछ लेता है। फिर ऑक्सीकरण संख्या, ये हमेशा कई बार पूछता है। फिर आगे पॉलीमेटाफॉस्फोरिक, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं हम लोग, फिर यहाँ पे +5 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रहे। फिर विल्सन दिया है। फिर आगे पायरोफॉस्फोरस, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर ऑक्सीडेशन नंबर। फिर आ गया हाइपोफॉस्फोरस, इसको भी नोट कर लीजिए, हाइपोफॉस्फोरस। फिर आगे देखते हैं, फिर आ गया पायरोफॉस्फोरिक, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर ऑक्सीडेशन नंबर इसका +5 होता है, 5 भी लिखा रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। फिर आ गया फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल के अपचायक गुण, अपचायक गुण, ठीक, यहाँ पे जैसे में दे दिया है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। फिर आगे आए यहाँ पे क्षारकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीवीआई है, ये बहुत ज़्यादा विशिष्टि पूछ लेता है। कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे ओ के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े, जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे वही उसकी क्षारकता या क्षारीयता या भास्मिकता हो जाएगा, या भास्मीयता। तो जितने देख लीजिए, 2 है 2, 3 है 3, बस यही, बाकी हाइड्रोजन नहीं गिनना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो 3 लिख देंगे ना, बस ओ के साथ कितना जुड़ा है उसके आधार पर लिखेंगे, यानी आपको संरचना खींचना पड़ेगा। एक क्षारीय, द्विक्षारीय, त्रिक्षारीय, ऐसे ही पूछ देगा, ठीक। आगे देखते हैं, फिर इसको भी नोट कर लीजिए। अब आएगा नया वर्ग 16 के तत्व, कैल्कोजेन या चैल्कोजेन समूह, ठीक। तो यही वीवीआई हो जाता है पहले तो, चैल्कोजेन समूह। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये सब सभी तत्व हैं, कौन क्या है इसके बारे में हम आगे देख लेंगे, कौन धातु है कौन अधातु है। फिर आगे उपलब्धता, इसमें ऑक्सीजन 21% होता है। फिर आगे देखिए, फिर यहाँ पे भी कुछ जानकारी दिया है, इसको भी नोट कर लीजिए, तब आगे देखते हैं हम लोग। तो अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, बाह्यतम कितना होता है, NH2NP4 ध्यान रहे, फिर बाकी नोट कर लीजिए। फिर आगे आ गया तीसरा, परमाणु और रासायनिक त्रिज्या, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर आ गया आयनन एंथैल्पी, यहाँ से ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है। कैसे पूछता है मैंने बता दिया, ये वर्ग में नीचे जाने पर और दाएं से बाएं जाने पर, सब बात ध्यान रखिए, यहाँ से सब उठा देगा। फिर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता, ये भी वीवीआई है। फिर आगे देखिए, आगे आ गया विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये भी इसके लिए बहुत ज़्यादा वीवीआई है। ध्यान रहे, ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होता है, फ्लोरीन के बाद। फिर आ गया भौतिक गुण, तो यहाँ पे बता दिया कौन धातु है कौन अधातु है कौन उपधातु है, क्लियर। अब आगे देखते हैं हम लोग भौतिक गुण में, यहाँ पे और भी बातें हैं, इन सबको नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आ गया रासायनिक गुण। हाँ, यहाँ पे एक और बात कि ऑक्सीजन O2 के रूप में पाया जाता है, सल्फर जबकि S8 के रूप में पाया जाता है। ये सब वीवीआई है, ये सब उठा देता है। सल्फर का सूत्र क्या होता है, S8, 8, इसको 8 समझिए। फिर आगे रासायनिक गुण,
यहाँ पे सबका ऑक्सीकरण अवस्था दे चुका है, यहाँ पे लिख लीजिए इन सबको। फिर आगे देखते हैं, ये यहाँ पे आ गया, इसको भी नोट कीजिए। यहाँ पे ये वाला बात ज़्यादा VBI है कि OF2 और O2F2 में इनका ऑक्सीजन का माइनस नहीं होता बल्कि प्लस हो जाता है, यानी इनका ऑक्सीकरण अवस्था प्लस दिखाने लगता है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा विद्युतात्मक है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसीलिए इस पर आप माइनस आवेश आ जाता है, इस पर प्लस। यहाँ पे फिर आ गया ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर आगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा VBI है ये वाला बात कि H2O द्रव होता है जबकि H2S नहीं होता, गैस होता है। क्यों? तो हमेशा एग्जाम में यहाँ से पूछ लेता है। फिर हाइड्रोजन बंध के कारण ऐसा होता है। फिर आगे है, फिर आ गया यहाँ पे नया ऑक्सीजन का विभिन्न तत्वों के साथ क्रियाशीलता। तो पहला हेडिंग लगाएंगे हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता। फिर आगे देखते हैं, फिर आगे यहाँ पर पॉइंट्स करके लिखे हैं, मतलब और सारी बातें हैं, उसको भी नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट्स VBI है, अम्लीय गुण, वर्ग में नीचे जाने पर अम्लीय गुण बढ़ता है, यहाँ से भी आ जाता है। फिर इसको नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पे लास्ट में मेन बात है कि H2O का गलनांक या क्वथनांक H2S से ज़्यादा है। क्यों है? तो वो हाइड्रोजन बंध के कारण ही है, ये भी पूछ लेगा, इसलिए इसको लिख लीजिएगा। H2O का गलनांक और क्वथनांक H2S से हाइड्रोजन बंध के कारण अधिक होता है, इस तरह। फिर आगे देखिए, फिर यहाँ पे है ऑक्सीजन की प्रतिक्रियाशीलता, इसको नोट कर लीजिए। फिर आ गया यहाँ पे हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता, तो अब आगे देखते हैं इसके बारे में। फिर यहाँ पे ये सब भी लिख लीजिए, और इसमें ये सब VBI है, इन सबको ध्यान रखिए। इन सबका, इन दोनों का आकार पूछ सकता है, इसका ऑक्सीकरण संख्या पूछ सकता है। यहाँ पे इनका आकार बताया गया है, अष्टफलकीय होता है इसका आकार, ठीक, अष्टफलकीय। फिर आगे टेट्राहेड्राइड SF4 का आकार भी बताया होगा। यहाँ पे इनका संकरण क्या होता है, sp3d, ये भी याद रखें। और संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होता है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ये सब पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक। फिर आगे यहाँ पे खींचा भी गया है, देख सकते हैं ऐसे। अब आगे देखते हैं, फिर यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। अब आएगा आगे डाइऑक्सीजन, इसको नोट कीजिए। जो ऑक्सीजन का विभिन्न यौगिक है, तो उसमें पहला डाइऑक्सीजन है, O2, सूत्र संरचना है, विल्सन है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे और भी है, नोट कर लीजिए। विल्सन से संबंधित कई सारे हैं नियम। फिर आ गया गुण, यहाँ पे आगे देखते हैं गुण में। फिर यहाँ पे आगे ये वाला लाइन VBI है, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए आगे ये भी VBI है कि O2 जो है अनुचुंबकीय होता है, पैरामैग्नेटिक, ठीक। फिर और भी है यहाँ पे कि अक्रिय धातु से अभिक्रिया नहीं करता, सोना और प्लेटिनम से, और उत्कृष्ट गैस से बाकी से करता है। तो ये रिएक्शन सब VBI है, इन रिएक्शन को याद रखें। फिर यहाँ पे भी कुछ बात है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे उपयोग आ गया O2 का, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर अब आ गया सामान्य ऑक्साइड, यानी ऑक्साइड यहाँ पे जानेंगे क्या क्या होता है, समझिए पहले, आगे देखिए। अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे उन ऑक्साइड का प्रकार दिया है, सामान्य ऑक्साइड का। पहला होता है अम्लीय ऑक्साइड, यहाँ से भी एग्जाम में पूछ देता है। कैसे पहचान करेंगे? तो धातु जितना होगा उनके ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड कहेंगे, अधातु रहना चाहिए। फिर अगर धातु है और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो उसे क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। देखिए आगे,
तो धातु जुड़ा होगा ऑक्सीजन से तो समझ लीजिएगा वो क्षारीय होगा। फिर आगे यहाँ पे उभयधर्मी ऑक्साइड, ये बहुत ही वीवीआई है। यहाँ से ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन उठाता है कि कौन निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो ज़्यादातर इसी का ही एग्जाम्पल लेता है, Al2O3 का। फिर आगे हम लोग देखते हैं। फिर अगला है उदासीन ऑक्साइड। यहाँ से भी एग्जाम में पूछ सकता है, क्या है, पूछा भी है। ये तीनों एग्जाम, ये तीन ही है, CO, NO, N2, इसे याद कर लीजिए एकदम। कह देगा निम्नलिखित में से कौन उदासीन ऑक्साइड है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब आ गया नया ओजोन। ओजोन के बारे में जान लीजिए। ओजोन का सूत्र हो गया ये। फिर संरचना कुछ इस प्रकार होता है। फिर यहाँ पे अब आगे कुछ लिखा है, फिर बनता कैसे है उसके बारे में लिखा है। आगे देखते हैं। यहाँ पे उस O3 का वर्जन दिया है, इसको नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आगे इसका गुण, और गुण में जो वीवीआई होगा उससे मैं बताता हूँ आपको, इनको नोट कीजिए। तब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे फिर आ गया और भी बातें हैं, लिख लीजिए। ये वाला गुण वीवीआई है कि O3 कैसे प्रबल ऑक्सीकारक है, तो यहाँ पे कारण दिया है और उदाहरण भी दिया है, इसे आप लिख लीजिएगा। ठीक। अब आगे चौथा गुण, इसे भी लिख लीजिए। फिर आ गया उपयोग। अब उपयोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे इसे भी नोट कर लीजिए। तब आगे देखते हैं। सल्फर के अपरूप आ गया सल्फर। अब यहाँ से शुरू होगा सल्फर के बारे में, बस सल्फर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप वर्ग 17 आ जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे इसका सूत्र पूछ लेता है, सल्फर का सूत्र, चाहे विषम लंबाक्ष हो या कुछ हो, उससे लेना नहीं है, वो डायरेक्ट सूत्र पूछता है। संरचना भी इसका पूछ लेता है ये वाला, इसलिए याद रहे दोनों। अल्फा सल्फर नहीं कहता, केवल सल्फर कहता है। ये दोनों अपरूप हैं। अब आगे देखिए। फिर यहाँ पे आ गया दूसरा सल्फर का दूसरा प्रकार है, ये बीटा सल्फर। यहाँ पे सूत्र है, फिर संरचना भी है, तो इसे भी याद रखें। फिर विरचन का नियम आ गया, कैसे बनाया जाता है। फिर आ गया गुण। अब आगे देखिए यहाँ पे, हाँ अब आगे फिर आ गया सल्फर के यौगिक में पहला सल्फर डाइऑक्साइड देखेंगे हम लोग। इसका सूत्र दिया है, संरचना दिया है, विरचन दिया है। फिर आगे देखिए और सब कई सारे विरचन के हैं नियम। फिर आ गया गुण। आगे गुण लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखा, आगे देखिए। तो यहाँ पे विभिन्न गुण दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा। फिर आगे देखिए यहाँ पे उपयोग लिखा है, इन सबको लिख लीजिए। फिर अब आगे आता है सल्फर के ऑक्सो अम्ल। तो पहला है सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। क्या पूछेगा एग्जाम में, तो एग्जाम में संरचना और क्षारकता और ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा। तो देखिए आगे। तो इनके लिए सबसे ज़्यादा वीवीआई ऑक्सीकरण संख्या है, फिर से क्षारकता है। क्षारकता कैसे ज्ञात करते हैं, तो O से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, जितने जुड़े होंगे वही उसकी क्षारकता हो जाएगी। ठीक। फिर आ गया सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक अम्ल। ठीक। तो इसका सूत्र देख लीजिए, सूत्र भी इसका वीवीआई है और संरचना भी है, फिर ऑक्सीकरण संख्या भी है, 6 होता है +6, और क्षारकता भी है। फिर आगे है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल H2S2O8। फिर आगे इसका संरचना खींचा गया है, आगे देखिए। फिर यहाँ पे उसका ऑक्सीकरण संख्या दिया है, फिर क्षारकता दिया है। फिर पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल है H2S2O7। यहाँ पे इसका भी सूत्र दिया है। तो इसे सब वीवीआई है, लेकिन जो ज़्यादा पूछ सकता है मैं उसी को लगा रहा हूँ। फिर ऑक्सीकरण संख्या भी दिया है, फिर क्षारकता भी दिया है। अब आता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 या गंधक अम्ल का उत्पादन। हाँ, ये 5 नंबर में आता है, यानी दीर्घोत्तरीय में आता है। ठीक।
तो VBI है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन या गंधक अम्ल का उत्पादन। ज़्यादातर गंधक अम्ल ही कहा जाता है। तो पहले सूत्र लिखेंगे, संरचना लिखेंगे, फिर आगे यहाँ पे इसका उत्पादन लिखेंगे। विरचन संस्पर्श विधि या संपर्क प्रक्रम द्वारा किया जाता है, तो ये विधि भी पूछ लेता है। फिर 3 प्रक्रियाएं हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तब जाके ये बन जाता है। फिर आगे देखिए, फिर यहाँ पे ओलियम का सूत्र भी पूछ लेता है, तो याद रहे ओलियम का। फिर आगे ये बन गया पूरा सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पे चित्र आपको बनाना पड़ेगा, ये रहा चित्र, आप किताब से भी बना सकते हैं, ठीक। हाँ, तब आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे उपयोग दिया है, इन सबको लिख लीजिए। अब आ गया हमारा वर्ग 17 हैलोजन, ठीक। तो हैलोजन तत्व सब पूरा का पूरा ही VBI है ये हैलोजन। तो क्या है हैलोजन, इसका मतलब बताया है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हैलोजन का पहला पढ़ेंगे हम लोग, उसके बारे में उपलब्धता कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो जहाँ जहाँ पाया जाता है लिख दिया गया है। फिर आगे आ गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके विन्यास क्या क्या होते हैं। तो देखिए, तो बाह्य विन्यास इनका NH2NP5 होता है और बाहर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, ये याद रखें। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया है, अक्रिय गैस के आधार पे भी लिखा गया है, ये अक्रिय गैस के आधार पे इधर वाला। फिर आगे आ गया परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं। फिर चौथा है आयनन एंथैल्पी, तो ये आप जरूर याद रखें, इसका आयनन एंथैल्पी अधिक होगा, कम होगा, वर्ग में नीचे जाने पर घटता है, ये सब याद रखें, ठीक, पूछ देता है परीक्षा में। फिर है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। फिर आगे देखते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहा जाता है, तो इसे भी पूछ देता है। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये क्लोरीन के बारे में है, ये VBI है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होता है। क्यों होता है, तो वो इसका कारण दिया है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे केवल फ्लोरीन का अधिक होता है, मतलब कम फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से अधिक होता है। यहाँ पे मतलब समझिए, वर्ग में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक होते जाता है, मतलब बढ़ता जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन का धनात्मक हो जाता है, क्लोरीन का ऋणात्मक हो जाता है। ऋणात्मक मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचता है, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन इससे ज़्यादा खींचता है, क्योंकि इसको एक ही चाहिए होता है, लेकिन इसको एक से अधिक चाहिए होता है। इसलिए यहाँ पे इस तरह का मतलब है कि फ्लोरीन का कम है और क्लोरीन का ज़्यादा है, बाकी उस ज़्यादा पर धनात्मक होते चला जाता है, ठीक, इस तरह समझिएगा। अब आता है विद्युत ऋणात्मकता, अब पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आ जाएगा। विद्युत ऋणात्मकता क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, तो नीचे जाने पर घटते चला जाता है, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन होता है। तो ये पूरा का पूरा ही VBI है, याद रखें। फिर आ गया भौतिक गुण, कौन कैसे हैं, यहाँ पे देख लीजिए। फिर आगे देख लीजिए। फिर आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे भी एक विशेष बात है, सभी हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं, उसका भी कारण दिया है। फिर आगे और भी बातें हैं, इन सबको लिख लीजिए। फिर कारण दिया है यहाँ पे, Cl2 की तुलना में F2 का वियोजन एंथैल्पी का मान कम है, क्यों है ऐसा, कारण दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लीजिए इन सबको। फिर आगे देखते हैं। अब आ गया रासायनिक गुण, तो इनका रासायनिक गुण क्या क्या है, तो ऑक्सीकरण अवस्था और रासायनिक क्रियाशीलता। रासायनिक गुण में यही दोनों जानना है। तो ऑक्सीकरण अवस्था क्लोरीन का केवल -1 होता है, बाकी का +1, +3, +5 और +7 भी होता है। क्यों ऐसा होता है, तो यहाँ पे एक एक करके दिखाया गया। भूमिज अवस्था, उत्तेजित अवस्था, पहला, दूसरा, तीसरा में इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं और ऑक्सीकरण अवस्था भी बढ़ता चला जाता है, ठीक। आगे देखिए। फिर यहाँ पे सभी का ऑक्सीकरण अवस्था लिख दिया गया है।
अब आगे यहाँ पे ये वाला लाइन सबसे BBI है। फ्लोरीन केवल -1 ही क्यों दिखाता है जबकि अन्य तत्व अधिक दिखाते हैं? तो इसका D का छद्म नहीं होता और दूसरा छोटा आकार होता है, इस कारण से एकदम ये आता है एग्जाम में, इसे याद रखें। फिर आगे भी कुछ बातें हैं, इनको लिख लें। अब आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे भी कुछ विशेष बातें हैं कि F2 सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है, इन सभी से सबसे ज़्यादा प्रबल F2 होता है। तो यहाँ से भी एग्जाम में आ जाता है, तो F2 को ही आप टिक करेंगे, ठीक। अब आगे ये अभिक्रिया है, फिर और भी बातें हैं, इनको लिख लीजिए। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आ गया नया हेडिंग, फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार क्यों दिखाता है, इसके 4 कारण है, दिया गया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक पॉइंट है कि क्यों HF द्रव है बाकी सब गैस है, तो ये भी BBI है, याद कर लें इसे। फिर आ गया इन विभिन्न तत्वों के साथ क्रियाशीलता, पहले हाइड्रोजन के साथ देख लीजिए। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे ये वाला लाइन बहुत ज़्यादा BBI है। पूछेगा कि HF और HI में सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल कौन है, तो HI है। क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन से हाइड्रोजन तक अम्लीय शक्ति बढ़ती है, या वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय गुण बढ़ता है, इसलिए, ठीक। या किसी के साथ कंपेयर कर सकता है, दोनों में से या इन दोनों में से, याद रहे। फिर आगे लिख लीजिए। फिर आ गया ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता, इस बात को भी नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं हम लोग। अब आ गया यहाँ पे धातु के प्रति क्रियाशीलता, तो धातु के साथ भी ये क्रिया करते हैं। अब क्या क्या बनाते हैं यहाँ पे आपको दिखा दिया है, इन सभी बातों को नोट कर लीजिए। फिर आगे आ गया हैलोजन की अन्य हैलोजन की प्रति क्रियाशीलता, इन सबको अंतरा हैलोजन यौगिक कहते हैं, तो ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, अंतरा हैलोजन यौगिक क्या है, याद रहे, BBI है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे अंतरा हैलोजन यौगिक क्या है, उसका परिभाषा हो गया, यहाँ पे एग्जाम्पल भी हो गए। अब यहाँ पे शुरू होता है क्लोरीन से। वर्ग 17 के जो तत्व है कौन कौन से यौगिक बनाते हैं, तो क्लोरीन से शुरू होता है। क्लोरीन से F2 से नहीं शुरू किया है NCERT ने, क्लोरीन ही दिया है, यानी F2 का निर्माण नहीं होता होगा, इस कारण से भी हो सकता है, नहीं तो यहाँ से देखिए क्लोरीन से ही शुरू किया। तो क्लोरीन का सूत्र संरचना हो गया। फिर यहाँ पे किस वैज्ञानिक ने खोजा था इसे, ये भी बताया गया है। फिर आगे देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे इसका विवरण दिया है, कैसे बनाया जाता है। फिर यहाँ पे क्लोरीन का उत्पादन भी दिया डेकॉन विधि से, कैसे किया जाता है, तो ये दिया है डेकॉन विधि। डेकॉन विधि कर लीजिए, आ सकता है। फिर वैद्युत अपघटन प्रक्रम भी दिया है NaCl के द्वारा, यहाँ से भी बनता है Cl2। आगे देखते हैं। यहाँ पे अब उसका गुण दिया है Cl2 का, भौतिक और रासायनिक एक ही में लिखा गया है, तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से इसके गुण हैं। फिर आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे इन सब को लिख लीजिए। फिर आगे, और ये रहा एक विशेष पॉइंट है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करके दिखाया है क्लोरीन का, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पे और भी कुछ बातें हैं, सबको नोट करते चलिए। फिर आगे देखिए, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये वाला पॉइंट BBI है, क्योंकि ये विरंजन गुण दिखाता है, मतलब किसी का रंग खत्म कर देता है। क्यों कर देता है, कैसे करता है, यहाँ पे सारा कारण दिया गया है। फिर इसका विरंजन अस्थायी होता है, ये भी याद रहे, यहाँ पे ये भी बात BBI है। फिर आ गया उपयोग, तो उपयोग लिख लीजिए। फिर यहाँ पे अब आगे देखते हैं हम लोग। अब आ गया हाइड्रोजन क्लोराइड, दूसरा यौगिक इस वर्ग का, तो सूत्र देख लीजिए। फिर आ गया विरचन, कैसे बनाया जाता है, ये वाला लाइन BBI है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं। फिर अब इसका गुण आ गया, इन सबको नोट कर लीजिए।
यहाँ पे मेन वीवीआई पॉइंट है वो है कि अमोनिया से विक्रिया करके क्या कर देता है, NH4Cl का धूम देता है। परीक्षा में पूछ देगा कि अमोनिया HCl से विक्रिया करके श्वेत धूम देता है क्यों, तो बस यही वाला बात लिख देंगे, क्योंकि NH4Cl बन जाता है इसीलिए। फिर आ गया एक्वा रेजिया, जो HCl और HNO3 का मिश्रण होता है, अम्लराज कहा जाता है, ये भी पूछ लेता है। फिर आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे एक्वा रेजिया का उपयोग बताया है, समीकरण भी दिया है। ये समीकरण याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लीजिएगा, और परीक्षा में भी इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक और वीवीआई पॉइंट, HCl जो है दुर्बल अम्लों के लवणों से कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फाइड इत्यादि को विघटित कर देता है, तो ये कर दिया है, यहाँ पे देख लीजिए। फिर आ गया उपयोग, फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आ गया नया हेडिंग, हैलोजन के ऑक्सो अम्ल। तो फ्लोरीन को लेखी बनाता है, क्यों बनाता है, यहाँ पे उसका कारण दे दिया है। तो पहला HOF ये बनाता है केवल, इसका नाम भी लिख दिया गया, हेलिक-1 अम्ल या हाइपोहेल्सा अम्ल। संरचना भी खींचा गया है। दूसरा अब क्लोरीन का है, इसको आगे देखते हैं। तो यहाँ पे इसका संरचना हो गया। फिर आ गया HOBr, हाइपोब्रोमस अम्ल संरचना। फिर HOI, इसका भी संरचना। फिर आ गया दूसरा प्रकार, हेलस अम्ल प्रकार, ठीक। ऑक्सो अम्ल में दूसरा प्रकार है हेलस अम्ल, तो ये HOClO प्रकार का होता है। यहाँ पे संरचना इसका कुछ इस प्रकार होता है। फिर आगे देखते हैं। उसमें केवल एक ही प्रकार का था, इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं दिया। अब आ गया यहाँ पे हेलिक अम्ल, 4 बता रहे हैं उसकी ऑक्सीकरण संख्या, ठीक। तो याद रहे ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, Cl का हमें निकालना होगा। तो फिर यह हेलिक अम्ल, तो नाम भी रख दिया है, संरचना भी खींच दिया। फिर आ गया ये दूसरा इसमें, फिर तीसरा, और फिर आगे देखते हैं। अब आ गया चौथा प्रकार, पर हेलिक अम्ल। इसमें भी एक है, 2 है, फिर से और भी है, हाँ तीसरा भी है। संरचना भी खींचा गया है, नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं। अब आ गया नया यौगिक, अंतरा हैलोजन यौगिक, वर्ग 17 का, वही वाला जो भी मैंने बताया पीछे, ये सब। फिर आगे इनका विरचन कैसे होता है, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं। तो ये सब कैसे कैसे बनते हैं यहाँ पे लिख दिया गया है। सममोलर आयतन में लेना है, इन दोनों का मोलर सांद्रता समान लेना है, मोलरिटी। फिर आधिक्य में लेना है Cl2, फिर पानी के साथ तनुकरण करना है, फिर आधिक्य में लेना है F2, तब जाके ये सब बनेंगे। फिर इनका गुण दिया है एक एक करके नहीं, सभी का एक ही में दिया है। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे और सारी बातें हैं, इन सबको नोट कर लीजिए। और आ गया नया हेडिंग, अंतरा हैलोजन यौगिकों की संरचना, मतलब कैसे होते हैं, आकार। तो पहला XX-3 कैसा होता है, पंक्ति आकार का होता है। फिर इसको देख लीजिए आगे, यहाँ पे ClF3 और BrF3 का खींचा गया है। फिर आ गया IF3 और ICl3 का खींचा गया है। फिर XX-5 प्रकार का कैसे खींचते हैं, तो यहाँ पे इनका खींचा गया है, इन सबको नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे इसका भी खींचा गया है, IF7 का, ये वीवीआई है, इसको आ सकता है, याद रखें। फिर उपयोग दिया है इनका, इसको नोट कर लीजिए। अब आ गया वर्ग 18 के तत्व, और लास्ट वाला है ये सब नोबल गैस कहते हैं इन सबको। तो देखिए आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पर दोनों बातें वीवीआई हैं, इसलिए याद रखें इन दोनों को। यहाँ से एग्जाम में उठा देता है सवाल नहीं, क्वेश्चन। फिर अब इनकी उपलब्धता, तो उपलब्धता में हीलियम के लिए जो मोनोजाइड है या हीलियम से संबंधित इसमें प्रश्न ज़्यादा पूछेंगे कि हीलियम कहाँ से पाया जाता है। फिर यहाँ पे और भी कुछ बातें। अब आ गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको देख लेते हैं।
तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 NP6 होता है, लेकिन हीलियम अपवाद है, इसका नहीं होता है। इसका कितना होता है? केवल 1s2, बाकी सबका सेम होता है, नोट कर लीजिए। अब आ गया आयनन एंथैल्पी। तो आयनन एंथैल्पी हमेशा याद रखिए, तो वर्ग में नीचे जाने पर घटता है, ठीक। फिर आगे देखते हैं, घटता है कि बढ़ता है? जाने पर परमाणु आकार बढ़ने के साथ यह घटता है। तो घटता है, गलती लिखा गया है। और इसको अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इनका गैसों में आयनन एंथैल्पी बहुत अधिक होती है, जबकि वर्ग में नीचे जाने पर घटता है। तो पहले इसका होगा, इसको इस तरह कर लीजिएगा, ठीक। इसको सुधार लीजिएगा, इसको इस तरह। अब आगे देखते हैं। फिर आगे है परमाणु त्रिज्या। फिर आएंगे है यहाँ पे, इसको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं इसको, लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सुधार लीजिएगा, ठीक। अब आगे आ गया भौतिक गुण। तो ये सब एकल परमाणुक है, ये वाली बात भी आई है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे और सारे लिखे गए हैं, तो इन सबको नोट कर लीजिए बातों को। अब रासायनिक गुण आ गया, तो रासायनिक गुण में देखते हैं आगे विशेष बात है कि ये अक्रिय हैं, किसी से क्रिया नहीं करते, लेकिन इनमें एक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया और नील बर्टलेट नाम था, नील बर्टलेट। और इन्होंने दिखाया कि XE जो है करता है रिएक्शन। तो यहाँ से इसका यौगिक बनना शुरू हो गया, इसलिए इसका यौगिक बना जिनॉन फ्लोरीन यौगिक। जो ये होते हैं XeF2, XeF4, XeF6, ठीक। 3 प्रकार के हो गए। इनका निर्माण देख लीजिए आगे। तो ये कुछ इस प्रकार बनते हैं, इनका अनुपात है। तब आकार यहाँ पे कैसे होते हैं ये खींचा गया, और इनका आकार VBI है। ये सब आकार पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक। तो आकार ये एकदम याद रखें इन सबको। अब आगे देखते हैं। फिर ये इसका भी आकार VBI है, ये सबको याद रखें। वर्ग समतलीय होता है। फिर यहाँ पे एक्सिप से इसका अष्टफलकीय होता है, इसको भी याद कर लीजिए। फिर यहाँ पे आ गया गुण, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे कुछ और बातें हैं, इन सबको नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं हम लोग। फिर आ गया जिनॉन ऑक्सीजन यौगिक, यहाँ भी VBI है ये सब। इनका ज़्यादातर आकार पूछ लेता है, तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे इनका आकार खींचा गया है, ये सब आकार पूछ लेता है, इसलिए याद रहे सारा आकार। ये वाला आकार भी ज़्यादातर पूछ लेता है, ठीक। और फिर देखते हैं इसका वर्ग पिरामिडी होता है। फिर आगे देखिए, आगे इसका आकार भी खींचा गया है, इसको भी याद कर लीजिए। ये तो वैसे पूछता नहीं, फिर भी इसलिए देख लीजिए। फिर आगे उपयोग इन सब का दिया है। हीलियम का उपयोग कहाँ होता है? गुब्बारे में होता है, ये VBI बात है। फिर आगे भी और बातें हैं, फिर आगे देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे इसमें भी हीलियम का उपयोग होता है, यहाँ पे ध्यान रहे। फिर नियॉन का भी उपयोग, और यहाँ से ये नोट्स पूरी तरह से ख़त्म हो गया।